नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज बात करने जा रहे हैं फिर से अमेरिकी सैंक्शन की, जो अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अमेरिका की बौखलाहट दिन बर दिन कम होने का नाम नहीं ले रही और इसकी बहुत सारी वजह हैं जो हम लगातार वीडियो में चर्चा करते जा रहे हैं। आज मैं फिर से आपके साथ वही सारी बातें करने जा रहा हूँ कि किस प्रकार अमेरिकी सैंक्शन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये सिर्फ एक दबाव की राजनीति है। ये किस लिए किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ भारत पे दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। अभी अमेरिकी जो वाणिज्य मंत्री है उसका भी बयान आया है, अमेरिकी विदेश मंत्री का भी बयान आया है कि भारत पर जो सैंक्शन लगाए जा रहे हैं वो इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि भारत की वजह से जो रूस को फंडिंग हो रही है वो पैसा सारा वो युद्ध में यूज कर रहा है। उनका कहना है कि इस युद्ध से पहले भारत रूस से 1% ऑयल लेता था और जब से युद्ध शुरू हुआ है भारत ने अपनी जरूरत का 40% ऑयल जो है वो रूस से लेना शुरू कर दिया। तो ये जो ऑयल का कंजप्शन बढ़ा है भारत का, इससे रूस को बूस्ट मिला है, उसको सपोर्ट मिला है जिसकी वजह से रूस को युद्ध लड़ने के लिए पैसा मिल रहा है, एनिमेशन के लिए पैसा मिल रहा है, हथियार बनाने के लिए पैसा मिल रहा है और कहीं ना कहीं भारत के और रूस के संबंध और प्रांगण होते जा रहे हैं। अब सोचिए कि एक देश जो रूस पे दबाव नहीं बना सकता, जो रूस का युद्ध नहीं रोक सकता, वो क्या कर रहा है? भारत पे दबाव बना रहा है। इसका मतलब भारत तो आपका गुलाम है। भाई, आप दबाव किस लिए बना रहे हैं? किस लिए बना रहे हैं कि गुलाम देश है वो? ये मानसिकता है अमेरिका की, सोचिए। और भारत ने इसका पुरजोर तरीके से जवाब दिया है। देखिए, ये छटपटाहट क्यों है डोनाल्ड ट्रंप की? आपको बताया मैंने लास्ट टाइम भी कि डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आने वाले थे तो उससे पहले एक स्टेटमेंट देके गवर्नमेंट में आए थे वो, कि मेरे आते ही 6 महीने के अंदर मैं रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा, इसराइल और गाजा का जो विवाद है वो खत्म करवा दूंगा, ये सारे और जो बहुत सारे कंबोडिया मोडी टाइप के जो देशों के युद्ध छोटे छोटे चल रहे थे उन सबको बंद करा दूंगा मैं। हालांकि ना तो वो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा पाए, ना वो ईरान और इसराइल का रुकवा पाए, ना उसमें कुछ बदलाव कर पाए। वो हर जगह वो कुछ ना कुछ उनकी खटपट ऐसी चलती रही। देखिए, आप सोच रहे हो कि इसराइल और ईरान का युद्ध रुक गया, लेकिन वो रुकवाया नहीं उन्होंने। ये तो एक तरीके से उन्होंने हमला कर दिया ना उस पर, और हमला कर दिया तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि उन्होंने स्टेट ऑफ हार्मोज बंद कर दिया, जिसकी वजह से पूरे विश्व में ऑयल का प्रोडक्शन रुक जाता 70% से ऊपर। इसके दबाव में आके उनको रोकना पड़ा अमेरिका को, और अमेरिका को उनसे वार्ता करनी पड़ी, तब जाके वो युद्ध बंद हुआ है। तो उस युद्ध को आप बंद ना माने, क्योंकि इसराइल ने उसे अपनी तरफ से खत्म नहीं समझा। इसराइल ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक ईरान अपनी परमाणु क्षमता खत्म नहीं करता बनाने की, तब तक ये युद्ध इस तरह ही जारी रहेगा। आप समझिए इसराइल का विचार। इसराइल ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक हमें लगेगा कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, तब तक ये युद्ध को आप खत्म ना माने, तब तक ये संघर्ष हमारा ऐसे ही जारी रहेगा और हमारी निरंतर कोशिश रहेगी कि ईरान को किसी भी तरीके से परमाणु बम बनाने से रोका जाए। तो समझिए आप, तो अमेरिका ने कहां बंद करा दिया? ये भी नहीं बंद करा पाए। एक छोटा सा देश पाकिस्तान, जिसपे उन्होंने थोड़ा सा दया दृष्टि दिखवाई और भारत से बात करी कि इसको माफ कर दो, जबकि उनको लग रहा है कि भारत पर दबाव डाल के बंद कराया, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत ने, जो उनके अधिकारी थे उनसे बात करने के बाद, डीजी लेवल के अधिकारी थे, उनसे बात करने के बाद ये युद्ध बंद किया है, जब उन्होंने कहा कि हाँ, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तब ये युद्ध बंद किया है। तो इसके लिए वो शांति नोबेल पुरस्कार चाहिए उनको। और आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज, पीस नोबेल प्राइज की इतनी जरूरत है कि वो बहुत सारे देशों को फोन कर करके कह रहे हैं। नॉर्वे की तरफ से जो नोबेल प्राइज दिया जाता है, उसके लिए आपको यकीन नहीं आएगा कि जो उनके मंत्री थे उनको पर्सनली फोन किया गया ट्रंप की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, कि भाई मैंने ये करा, मैंने ये करा, आप मुझे क्यों नहीं नॉमिनेट करते, मुझे क्यों नहीं दे दिलवाते। सोचिए, कोई एक व्यक्ति इस हद तक गिर गया है कि वो खुद के लिए अप्रोच कर रहा है। अगर आपको कहीं कोई नोबेल प्राइज मिलना चाहिए तो उसके लिए बाकी देश अप्रोच करेंगे ना, बाकी संगठन अप्रोच करेंगे। इसका क्या मतलब है कि जिस व्यक्ति को चाहिए वही व्यक्ति अप्रोच कर रहा है, तो कैसे मिल जाएगा, कैसे संभव है? और यही बहुत बड़ी झटपटाहट है इनकी, जिसकी वजह से वो परेशान है और भारत पे लगातार सैंक्शन लगा रहे हैं।
देखिए सैंक्शन लगाने अगर रूस की बात है तो दबाव रूस के ज्यादा चाइना पे क्यों नहीं लगाते? वो चाइना पे सैंक्शन लगाए, चाइना भी 16% ऑयल ले रहा है। उनके जो विदेश वाणिज्य कर मंत्री हैं उनका क्या बयान आता है? उनके वाणिज्य कर मंत्री का बयान आता है कि चाइना जो है मात्र 16% ऑयल ले रहा है। अरे भाई 16% ले रहा, अभी तक 13% लेता था, 3% अभी बढ़ाया उसने हाल फिलहाल में इसी युद्ध के दौरान। इसको क्यों ध्यान नहीं देते कि वो भी अपनी जरूरत का 16% ले रहा है, भारत अपनी जरूरत का 40% ले रहा है, तो क्या दिक्कत है इसमें? आप सैंक्शन रूस चाइना पे भी लगाइए। नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि चाइना पे भी लगाया था इन्होंने, चाइना ने रिवर्ट कर दिया। इन्होंने एक चाटा मारा, उसने घुमा के दो मारे इनके गाल पे, और इसका नतीजा ये हुआ कि उसने रेयर अर्थ मटेरियल पे भी रोक लगा दी। और जब रेयर अर्थ मटेरियल पर रोक लगा दी तो अमेरिका घुटनों पे आ गया अपने, अमेरिका को झुककर उससे बात करनी पड़ी। आप समझिए कि चाइना पे दबाव क्यों नहीं बना पा रहा, रूस पे दबाव क्यों नहीं बना पा रहे ये लोग? क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि चाइना और रूस दो ऐसे देश हैं जिनके यहाँ रेयर अर्थ मटेरियल काफी मात्रा में होता है, ऑयल का प्रोडक्शन होता है, ऑयल सब चीज है उनके पास, मैन्युफैक्चरिंग पावर है उनके पास, डिफेंस सिस्टम का मजबूत है, इन पे किसी चीज पे वो निर्भर नहीं है। इसीलिए रूस पर दबाव नहीं बना पा रहे, रूस से सिर्फ वार्ता करते हैं। और देखिए इन्होंने यूक्रेन को कितना छला है, आप समझिए, बात बताऊं मैं आपको। इनके कहने में कोई देश अगर आ जाए, जैसे पाकिस्तान तो बर्बाद कर ही दिया इन्होंने यूक्रेन भी बर्बाद कर दिया। यूक्रेन में बताऊं आपको, इस युद्ध से पहले जब बात चल रही थी यूक्रेन और रूस की, तो रूस ने ऐसा नहीं कि सीधे हमला कर दिया, रूस ने कहा कि भाई ये जगह हमारी है और इस पे हमारा कब्जा ना सही, लेकिन आप हमारे स्वामित्व पे रहिए, ठीक है, और आपको सारी सहूलियत हम देंगे, सपोर्ट करेंगे। क्यों कहा था उसने? क्योंकि ये यूक्रेन जो है नाटो में जाने वाला था, और नाटो में जाने वाला नहीं था, नाटो सिर्फ इसको बर्बाद करने वाले थे। जो नाटो समर्थित देश है, अमेरिका इसको सिर्फ बर्बाद करने वाला था। क्यों? अमेरिका ने उस समय कह दिया यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देंगे, यूक्रेन पावरफुल देश होगा, यूक्रेन के साथ ये करेंगे, यूक्रेन के साथ वो करेंगे, हम वो सपोर्ट देंगे, ऐसा करेंगे, पूरी आर्मी लगा देंगे, एनिमेशन लगा देंगे, पैसा देंगे। हालांकि हुआ क्या? 70% यूक्रेन बर्बाद हो चुका है। जो रेयर अर्थ मटेरियल वहां से मिलते थे, जो कृषि एग्रीकल्चर का जो काम वहां होता था, वो सारा खत्म हो गया। पूरा देश एक खंडर में तब्दील हो गया है, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? उनके जो प्रशासन में बैठे हुए उनके जो मेन शासक हैं, सोचिए उनका क्या हाल है। जेलेंस्की ने पूरा देश का कार्टून बना के रख दिया। एक कार्टूनिस्ट, एक कॉमेडियन को आप जब पद पे बिठा देते हैं तो क्या होता है? वो यही होता है। आप देख सकते हैं क्या नतीजा हुआ यूक्रेन का, कि यूक्रेन पूरा खत्म हो गया। और अब अमेरिका का क्या बयान आता है कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता कभी नहीं दी जाएगी। बिल्कुल सही बात है, नहीं दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? अब उस पर कुछ बचा ही नहीं देने के लिए। जब उस पर कुछ था तब हम बुला रहे थे उसको, तो रूस ने आने नहीं दिया। अब उस पर कुछ नहीं है, हमें जरूरत नहीं है उसकी, और हम उसे सपोर्ट करेंगे नहीं। उसने साफ कह दिया कि अब आपको रूस की बात माननी पड़ेगी। अब इधर से भी गए, उधर से भी गए। यही राजनीतिक समझ होनी चाहिए, और यही राजनीतिक समझ जेलेंस्की को नहीं थी, जिसकी वजह से उसने पूरा यूक्रेन तबाह करवा दिया। देखिए रूस जो है, हमेशा रूस ने सिर्फ यही कहा उससे कि ये चीजें आप ये ना करें, ठीक है, लेकिन उनका रवैया क्या था? अड़ियल था। वो उसके अगेंस्ट गए अमेरिका को सपोर्ट लेके, जैसे पाकिस्तान करता है। भारत से युद्ध के चक्कर में पाकिस्तान पूरा बर्बाद हो चुका है, पूरा भिखारी हो चुका है, कहीं से मैन्युफैक्चरिंग नहीं है उसकी। सेम कंडीशन अब यूक्रेन की हो गई है। यूक्रेन पे भी कुछ नहीं है, पूरा बर्बाद हो चुका है। अब उसे कोई भी देश अपने साथ नहीं लेगा। अब माथा पीटते रहे, आ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, व्हाइट हाउस बेइज्जत होके जा रहे हैं। वो बार बार उनको जलील किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, सोचिए। और युद्ध से पहले क्या स्थिति थी कि चढ़ जा बेटा सूली पे, भली करेंगे राम, हम खड़े हैं तेरे पीछे। चढ़वा दिया उसको, बेचारे को फंसवा दिया। वो फंसा, कोई बात नहीं, लेकिन वहां की जो जनता मारी गई, सोचिए कितने लाखों लोग वहां मारे गए इस युद्ध के चक्कर में, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया देश के लिए। उनको पता ही नहीं कि देश के मुखिया को पता ही नहीं करना क्या है, बेचारों ने देश के मुखिया के कहने पर अपना बलिदान दे दिया। यही स्थिति वो चाहते हैं कि हर देश के साथ हो, सब देश बर्बाद हो जाए, लेकिन रूस और चाइना और भारत को वो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इनकी खिसियाट क्या है, 25% का टैरिफ लगाया, और बहुत सारे टैरिफ लगाए, इसकी तरीके से कोशिश करी किसी तरीके से
भारतीय कंपनी को डिस्पोज किया जाए। उसके बाद भी आपने देखा भारतीय मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है, सेंसेक्स बढ़ रहा है, बाकी हमारे इंडेक्स सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब करने के बाद भी, इतना टैरिफ लगाने के बाद भी भारतीय मार्केट परफॉर्म कैसे कर रहा है। इसके बाद उन्होंने नई पैंतरा लगाया, उन्होंने सोचा क्या करा जाए यार। तो उन्होंने सोचा कि अब इस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना शुरू करो। अब भारत पे उन्होंने आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू किए हैं, क्योंकि अभी जब प्रेस रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि ये टैरिफ किस टाइप का टैरिफ है, तो कहा टैरिफ नहीं लगा रहे, अब हम सैंक्शन लगा रहे हैं। एक तो हिंदी में कहें प्रतिबंध लगा रहे हैं उनपे, भारत पे प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं हम लोग, कि भारत की ऑयल कंपनियों को बैन करने जा रहे हैं, भारत पे इसको बैन करने जा रहे हैं, भारत को ये करने जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे वो सैंक्शन लगाने जा रहे हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बता दूं, देखिए एक्चुअली बहुत सारे लोग हमारे जानते नहीं है कि अमेरिका से संबंध हमारे बहुत समय से ऐसे ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब हुए हैं, बहुत समय से रहे हैं। इंदिरा गांधी के समय, तो 1984 में जो इंदिरा गांधी सरकार थी, उस समय भी भारत पे बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए थे। ये सैंक्शन कई बार लगाए चुके हैं अमेरिका की तरफ से। और आपको बता दूं मैं, जब पहली बार भारत में परमाणु परीक्षण हुआ 1974, पहला परीक्षण हुआ था उस समय, तो उस समय तो अमेरिका ने हंस कर टाल दिया कि इससे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरी बार जो 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ पोखरण में, आपको पता था उस समय अमेरिका का भारत पर कितना दबाव था। किसी भी तरीके से वो चाहती थी कि ये परीक्षण ना हो पाए, लेकिन भारत सरकार ने इतनी मुस्तैदी के साथ, इतनी चालाकी के साथ, इतने गोपनीय तरीके से परमाणु परीक्षण कर लिया कि अमेरिका को कानो कान खबर नहीं हुई जब तक वो परीक्षण हो नहीं गया। और जब वो परीक्षण हो गया, तो आपको क्या लगता है अमेरिका ने क्या करा होगा? अमेरिका ने भर भर के सैंक्शन लगाए भारत पे, आर्थिक प्रतिबंध लगाए, बहुत सारे क्रेडिट क्रेडिट आर्थिक परिवर्तन लगाया, प्रतिबंध लगाया, सॉरी। और जो वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा प्रतिबंध लगवाया गया, और जो भी भारत को फाइनेंस होता है उस पर प्रतिबंध लगाया गया। जितनी भी कंपनियां भारत की वो बैन कर दी गई, भारत के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपको बता दूं, आप जानकर हैरान होंगे कि जो भारत पे प्रतिबंध उस समय के लगे हुए हैं, वो अभी तक बाइडेन सरकार तक हटते हुए आए हैं, मतलब धीरे धीरे हटते हुए आए हैं, सोचिए। तो अगर भारत में फिर से कोई सेंशन लग रहा है तो कोई डरने की बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो एक नया तरीका हो गया है इनका बार बार दबाव बनाने का, और इस दबाव की नीति से भारत को उभरना होगा, निकलना होगा। जब तक भारत इसकी इस आर्थिक दबाव की नीति में काम करता रहेगा, भारत कभी सक्षम देश नहीं हो पाएगा। ये भारत की स्वतंत्रता, अखंडता और संप्रभुता पे वार है, और इस तरह के वार से भारत को बार बार बचना होगा, और हमेशा कोशिश करनी पड़ेगी कि अगली बार अमेरिका इस तरह का कोई भी एक्शन, कोई भी सैंक्शन भारत पे ना लगा पाए। इसके लिए भारत को दूसरे देशों से व्यापार बढ़ाना होगा। आपको देख बता दूं मैं, एक गुड न्यूज है भारत के लिए। जो भारत चाइना से बहुत दूर हो गया था, चाइना से भारत के संबंध बहुत खराब हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? पाकिस्तान और अमेरिका की वजह से। आज वो संबंध फिर से प्रांगण होने जा रहे हैं, फिर से घनिष्ठ होने जा रहे हैं। क्यों? चाइना ने जिस रेयर अर्थ मटेरियल पे अमेरिका को प्रतिबंधित कर दिया था कि नहीं दूंगा, वो रेयर अर्थ मटेरियल वो भारत को देने को तैयार हो गया है। इससे क्या होगा? भारतीय ऑटो सेक्टर को बहुत फायदा होगा, भारतीय कंपनी को बहुत फायदा होगा, भारतीय परमाणु क्षेत्र को बहुत फायदा होगा। सोचिए इससे कितना फायदा होगा। और ये सारी चीजें उनकी विदेश मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि हम तैयार हैं इसको देने के लिए भारत को, और इस पे वार्ता चल रही है। और अभी जल्दी भारत के प्रधानमंत्री भी चाइना दौरा करने वाले हैं, ब्रिक्स सम्मेलन में वार्ता भी होगी इस बारे में। तो भारत अब अपने संबंध दूसरे देशों से बना रहा है, क्योंकि देखिए चाइना ऐसा देश है, चाइना भारत के लिए अगर कंज्यूमर है तो भारत भी चाइना के लिए कंज्यूमर है। ठीक है, दोनों ही देश एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं, और बहुत सारी चीजें हम भी बना के बेचते हैं। ठीक है, ऐसे ही भारत अब रूस से संबंध और बढ़ा रहा है। और देखिए एक चीज बता दूं आपको, अच्छी चीज, रूस ने भारत को 5% और छूट दे दी है ऑयल में। अगर भारत वहां से रूस से ऑयल ले रहा है तो उसको 5% की छूट और दे दी है। अब समझिए आप, एक तरफ तो देश जो है भारत का लगातार अपने रूस से संबंध प्रांगण कर रहा है, चाइना से बढ़ा रहा है, और भी यूरोपियन कंट्री से बढ़ा रहा है, एशियन कंट्री में अपना बिजनेस फैला रहा है, ब्रिक्स देशों में फैला रहा है। इनकी झटपटाहट यही है। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, क्योंकि ब्रिक्स देशों में भारत का बहुत बड़ा रोल है। इससे अमेरिका काफी घबराया हुआ है। डॉलर की जो उनकी उनकी अखंडता है, डॉलर का जो वर्चस्व, उसको भी कहीं ना कहीं झटका लगा है। इसकी वजह से भी अमेरिका बौखलाया हुआ है।
बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नीति उनकी लगातार इस तरीके से हो रही हैं। तो मैंने आपको बताया कि वो किसी भी तरीके से सिर्फ भारत पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं। अगर उनको यही राजनीति करनी है तो वो रूस को रोक के दिखाए ना, चाइना पे सैंक्शन लगा के दिखाएं। चाइना पे क्यों नहीं लगा रहे? चाइना के लिए उनके विदेश मंत्री कहते हैं कि मात्र 16% ऑयल का प्रोडक्शन ले रहे हैं वहां से, वो मात्र 16% ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई कर तो रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं? वो भी लगाओ प्रतिबंध उन पे, दम है तो। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि चाइना इनको बैन कर देगा। इनके पास दम नहीं है कि चाइना को बैन कर सकेंगे। यही वजह है कि ये चाइना पे बैन नहीं लगा पा रहे, सिर्फ भारत पे लगा रहे हैं। लेकिन भारत को भी इससे डरने की जरूरत नहीं। भारत ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। भारत ने अपने देश पे काम करना शुरू कर दिया है। किस तरीके से भारतीय एमएसएमई को सपोर्ट करें, किस तरीके से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सपोर्ट कर सकें, जिससे भारत अपने कदमों पे खड़ा रहे। थोड़ा सा समय लगेगा भारत को, जरूर थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा भारतीय कंपनी को, लेकिन आगे जो समय होगा वो गोल्डन पल होंगे, सुनहरा भविष्य होगा भारत का। और भारत 2040 तक एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगा और 2030 तक भारत तीसरी महाशक्ति बनने जा रहा है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो देखिए ये भी बहुत चीज देखने वाली है, क्योंकि भारत अब विकसित देशों के साथ खड़ा है, ठीक है। और यही सारा डर, यही कंपटीशन, यही कॉम्पिटिटर अमेरिका को चैन से बैठने नहीं दे रहा। जो अमेरिका निरंतर सैंक्शन लगा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यही वजह है, और कोई वजह नहीं है इसके अलावा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि भारत पे पहले भी सैंक्शन लग चुके हैं, इंदिरा गांधी के समय भी लग चुके हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी लग चुके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा दिक्कतों सामने होता है, व्यापार घाटा बढ़ता है, लेकिन समय के संग सब बदलता है, टेंशन सब हट जाएंगे जब हम व्यापार किसी और देश से करने लगेंगे। देखिए एक चीज बता दूं आपको, सॉरी, भारत अगर किसी चीज के एक्सपोर्ट कर रहा था अमेरिका को, इसका मतलब अमेरिका को उसकी जरूरत थी, भविष्य में वो चीज अमेरिका को चाहिए होगी। कब तक प्रतिबंध लगा के रखोगे आप? कब तक आपको वो चीज नहीं चाहिए होगी? आपको जरूरत पड़ेगी, आप फिर लेंगे, ऊंचे दामों में लेंगे। तो ये तो दौर बदलना है, इससे आप निश्चिंत रहें कि अमेरिका हमेशा ही ऐसा बना रहेगा। अमेरिका अमेरिका का ये चाल चरित्र रहा है, वो हमेशा दबाव की राजनीति करता है और कोशिश करता है किसी भी तरीके से दूसरे देशों पर दबाव बनाया जाए, उन देशों पर दबाव बनाया जाए जो विकसित होने जा रहे हैं, विकासशील देश हैं, जो उनको लगता है कि आगे चल के कम्पीट करेंगे, उनको कंपटीशन देंगे, उनको कॉम्पिटिटर है उनके, वो उनको दबाने की कोशिश करता है किसी तरीके से। अगर यही सब चीजें करनी है तो रूस पे दबाव लगाए ना। वो क्यों रूस पे दबाव नहीं लगा पा रहे? क्यों वो उनको नहीं रोक पा रहे? वो उनकी बौखलाहट ये है क्योंकि भारत पर जब पहली बार टैरिफ लगाया तो एनएस अजीत डोभाल रूस होके आए, उसके बाद दोबारा लगाया जब अभी ये सैंक्शन लगाए हैं, तो विदेश मंत्री गए हैं एस जयशंकर, रूस वार्ता करके आए हैं वो। उसके बाद चाइना भी गए हैं, चाइना से भी वार्ता चल रही है। तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट है, उसको लग रहा है कि भारत दबाव में नहीं आ रहा, मतलब उसे लगता है कि भारत अपने लिए कुछ काम कर रहा है। अब भारत मुझसे वार्ता नहीं करना चाह रहा, अब भारत दूसरे देशों से विकल्प ढूंढ रहा है, दूसरे देशों से वार्ता कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये उसकी बौखलाहट सबसे बड़ी वजह है। उसको लग रहा है कि इतना सैंक्शन लगाने के बाद भारत घुटनों पर आ जाना चाहिए था, भारत को मुझसे बात करनी चाहिए थी। भारत क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा? क्यों भारत मेरे दबाव में नहीं आ रहा? क्यों भारत रूस से ऑयल इंपोर्ट बंद नहीं कर रहा? आप सोचिए, इनकी वजह से ही आपको बता दूं भारत ने एक बहुत अच्छा मित्र खो दिया। भारत का ईरान जो है एक बहुत अच्छा मित्र था। भारत पहले अपना तेल इंपोर्ट सबसे ज्यादा ईरान से करता था। जो चारवाहा बंदरगाह है उससे भारत का बहुत अच्छा व्यापार चलता था, जो इनकी वजह से बंद हो गया है। देखिए ईरान से भारत के संबंध खराब नहीं है। अगर भारत के लोग जो हैं वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान से भारत के संबंध खराब थे। ईरान से भारत के संबंध बहुत अच्छे थे और ईरान ने बहुत सपोर्ट किया है भारत को भी, और भारत से भी व्यापार ईरान का बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन अमेरिका की वजह से, अमेरिका ने सैंक्शन लगाया, उसकी वजह से भारत को रोकना पड़ा। लेकिन बार बार इस तरह के सैंक्शन से अगर भारत अपना व्यापार रोक देगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा, भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। और भारत ये बात समझ गया है, इसीलिए भारत ने इनके कहने पर रूस से प्रतिबंध नहीं लगाया। भारत लगातार निरंतर ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल सॉरी प्रोडक्शन इंपोर्ट कर रहा है और उसमें दिन ब दिन बढ़ोतरी भी कर रहा है। अब आप सोचिए, उन्होंने 5% टैक्स में रियायत दी है, छूट दी है उसके रेटों में, तो भारत क्यों नहीं खरीदेगा उससे? जो भी भारत के हितों के लिए होगा, जो भारत के आम नागरिक जनता के हितों के लिए होगा, उस पर भारत काम करेगा। और इनका जो बयान आता है वो क्या आता है, इनके विदेश मंत्री बयान देते हैं कि हमने भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध क्यों लगाया है, क्योंकि भारत के कुछ बिजनेसमैन जो हैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं,
भारत में जो है एक तरफ पैसा बढ़ रहा है। अरे भाई, हमारे देश की कंपनी बढ़े नहीं बढ़े हम जानते हैं, इसके तुझे क्या लेना है इससे। अगर भारत के बिजनेसमैन पैसा कमा रहे हैं तो टैक्स भी तो दे रहे हैं भारत को, वो तुझे इससे क्या दिक्कत है। और जिन बिजनेसमैन की तुम बात कर रहे हो, अंबानी और अडानी, उनसे ही तेल तुम खरीद रहे हो। अमेरिका अमेरिका उनसे ही तेल खरीद रहा है। आपको बता दूं मैं, जो मोटा भाई की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, जो रूस से ऑयल ले रही है, क्रूड ऑयल ले रही है, वही रिफाइन करके अमेरिका को बेच रही है। अडानी साहब जो वहां से गैस ले रहे हैं, वो वहां बेच रहे हैं अमेरिका को। तो मुझे बताइए कि जो भी भारत के बिजनेसमैन है वो तो आप ही को माल बेच रहे हैं, आप उनसे क्यों ले रहे हैं। मत लीजिए, आप भी तो रूस का माल ले रहे हैं, मत लीजिए ना। लेकिन क्या है, आपको सिर्फ अपनी खिसियाट पूरी करनी है। सॉरी, आपको सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा फिट करना है। किसी भी तरीके से आपको नोबेल प्राइज मिल जाए, ये तरीका है। और किसी भी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाए, ध्वस्त हो जाए, बिखर जाए, खत्म हो जाए, ये आपकी जहां है। और भारत घुटनों पे आ जाए। लेकिन अब भारत वो वाला भारत नहीं है। जब भारत आपसे 1984 में नहीं झुका, 1980 सॉरी 1998 में नहीं झुका, तो ये तो 2025 का भारत है। ये तो किसी के आगे झुकने वाला ही नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि हम पहले कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से वार्ता के द्वारा ये सब हो जाए, लेकिन इसको हमारे सॉफ्ट कॉर्नर को लोग हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। जैसे पाकिस्तान बार बार ही समझ रहा है कि भारत कमजोर है, हम हमला करते हैं, वो कुछ नहीं कहता। वो ये समझता है कि भारत सिर्फ अपने नागरिकों के हितों के लिए काम करता है। उसको पता है कि अगर किसी देश से आज युद्ध होता है तो नुकसान दोनों तरफ होता है। अगर पाकिस्तान से युद्ध होता है, पाकिस्तान पे भारत कुछ हमला करता है, तो नुकसान भारत को भी हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था 10 साल पीछे हो जाएगी, जो भारत कभी नहीं चाहता। कि किस तरीके से भारत को यहाँ लाके खड़ा कराए, यहाँ से हम 5 साल 10 साल पीछे होना कभी नहीं चाहेंगे। यहाँ से हम चाहेंगे कि भारत आने वाला विकसित देश हो, और तीसरी अर्थव्यवस्था हो, दूसरी अर्थव्यवस्था हो। कोशिश कर रहा है भारत किस तरीके से भारत बढ़ सके। तो ये सारे सेंसन है, इन सेंसरों से कुछ नहीं होने वाला। ये भूतकाल में भी लग चुके हैं, लास्ट टाइम भी लगे हैं, और आगे भी ऐसे लगते रहेंगे। इससे आप डरने की कोई जरूरत नहीं है। इससे मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ता, बहुत समय के लिए नहीं पड़ता। कुछ समय के लिए पड़ता है, मार्केट सुधरता है, मार्केट फिर अपने पैरों पर खड़ा होता है, और फिर रिटर्न देना शुरू होता है। और देखिए, मैं बता रहा हूं ना कि भारत को वो जब से राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, तब से निरंतर लगातार परेशान कर रहे हैं, लगातार कोई ना कोई बयान दे रहे हैं। उसके बाद भी भारत लगातार रिटर्न दे रहा है। भारतीय जो मार्केट है, शेयर मार्केट अच्छा रिटर्न दे रहा है, भारतीय कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और यही उनकी टेंशन है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर भारतीय कंपनी परफॉर्म कर रही है, तो सोचिए कि अगर मैं सैंक्शन ना लगाऊं तो भारत की अर्थव्यवस्था कहां पहुंचेगी, भारत की जीडीपी ग्रोथ कहां पहुंचेगी। यही चिंताएं उसको दिन ब दिन खाई जा रही है, यही टेंशन उसको दिन ब दिन खाई जा रही है। और ये जो टेंशन है, इसकी वजह से वो उलझुलू बयान दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहे हैं, अमेरिका को बर्बाद कर रहे हैं। और मुझे लगता है शायद जब अगले राष्ट्रपति जो भी बनेंगे अमेरिका के, वो इस विषय पे जांच बैठाएंगे जरूर कहीं ना कहीं। और आने वाला समय डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि देखिए आप, जो गड़बड़ झाला इस समय वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी जांच होगी। और मुझे लगता है शायद डोनाल्ड ट्रंप को जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय सिर्फ और सिर्फ वो अपने हितों के लिए काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, और अपने पर्सनल सेल्फ के लिए काम कर रहे हैं। वो किसी तरीके से मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए, किसी भी तरीके से मेरा बिजनेस और ज्यादा एक्सटेंड हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि शायद अब भारत पे दबाव नहीं बनने वाला। भारत का समय चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इस तरह के सेंक्शन आगे ना भविष्य में कभी काम कर पाएंगे, और ना काम किए थे पीछे भी। तो इससे आप निश्चिंत रहें, भारत पहले भी चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, और भारत ने इसका विकल्प ढूंढ लिया है कि किस तरीके से भारतीय कंपनी को बूस्ट किया जाए, किस तरीके से भारतीय कंपनी को अच्छा व्यापार दिया जाए, सपोर्ट किया जाए एमएसएमई को। इस पे भारत काम कर रहा है। तो मुझे लगता है शायद अब भारत के साथ वो दिक्कतें आगे नहीं आने वाली हैं। इनको आर्थिक प्रतिबंध लगाने दो, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हमें और ताकत मिलेगी, इससे हमें और सीखने को मिलेगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें किसके साथ व्यापार करना है भविष्य में, कौन सी राह बनानी है नई। इससे हट के चलेंगे तभी हमारा फायदा होगा। तो मुझे लगता है शायद जो जानकारी मैं आपको देना चाहता था वो आप समझ गए होंगे मेरी बात, कि अब भारत वो वाला भारत नहीं रहा है, अब 2025 का भारत है। किसी के दबाव में नहीं आना है, किसी के साथ नहीं चलना है, सिर्फ अपनी अलग राह बनानी है, और देश को विकसित देश बनाना है। तो मुझे लगता है शायद अब सरकार समझ गई है और जनता भी समझ गई है